वेलकम टू द लास्ट लेक्चर ऑफ दिस चैप्टर। और ये लेक्चर जो है ये अब वॉल्यूम चार्ज डिस्ट्रीब्यूशंस के रिलेटेड है। हमने पिछले दो लेक्चर्स में जो लीनियर चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन है उसको भी समझ लिया है और उसके रिलेटेड प्रॉब्लम्स को भी कर लिया है। और लास्ट लेक्चर में मैंने आपको सरफेस चार्ज डेंसिटी का भी एक प्रॉब्लम करवाया था, जो था कि किसी भी पॉजिटिव पॉइंट चार्ज के ऊपर आप फोर्स कैलकुलेट करें ड्यू टू अ डिस्क ऑफ चार्ज। आज हम वॉल्यूम चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन को स्टार्ट करने जा रहे हैं। और वॉल्यूम चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन जो है ये आसान भी है इन अ सेंस एंड थोड़ी सी मुश्किल भी है। मुश्किल इस सेंस में कि we have to deal with 3 dimensions now. We have to define volume charge density. I mean हम define तो उसको बहुत पहले कर चुके हैं, लेकिन अभी हमें उसको डील करना पड़ेगा। और आसान इसलिए है बिकॉज़ ये बिल्कुल उसी तरह बिहेव करती है जिस तरह की चीज़ हम पहले भी पढ़ चुके हैं। और मैं उसी से स्टार्ट करूँगा जो चीज़ हम पहले पढ़ चुके हैं। और अगर आपको याद हो तो हमने मैकेनिक्स का जो ग्रेविटेशन का चैप्टर था, जो 14th चैप्टर था हमारा और जो आखिरी चैप्टर था मैकेनिक्स के कोर्स का, उसमें हमने पढ़े थे दो शेल थ्योरम्स। शेल थ्योरम्स जो थे वो ग्रेविटेशन के शेल थ्योरम थे। उसमें हम मैस को लेकर के डिफाइन करते थे कि अगर हमारे पास एक मैस है तो वो दूसरी मैस के ऊपर कितनी फोर्स लगाती है, बिकॉज दिस वाज व्हाट ग्रेविटेशन वाज ऑल अबाउट। वही दो शेल थ्योरम जो ग्रेविटेशन के थे, वही दो शेल थ्योरम जो हैं वो इस फिनोमेना में, जो हमारे पास चार्जेस का फिनोमेना है, यहाँ पे भी लागू होते हैं। और उसकी रीज़न ये है कि क्यों ये लागू होते हैं, उसकी वजह ये है कि जो ग्रेविटेशनल फोर्स है और जो इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स है, जो आप कूलम्स लॉ से जिसको डिस्क्राइब करते हैं, इन दोनों की नेचर एक जैसी है। अगर आप क्विकली फार्मूलाज देखें, एंड लेट मी एक्चुअली डू दैट, लेट मी यूज़ दिस कलर, विच कलर शुड आई पिक, लेट्स गो विद ग्रीन। तो जो ग्रेविटेशन फोर्स थी हमारे पास, लेट्स कॉल दैट एफ जी। तो ये हमारे पास थी कैपिटल जी, और फिर हमारे पास दो मैसेज थी m1 m2 डिवाइडेड बाई आर स्क्वायर। और आर जो था ये उन दो मैसेज के दरमियान डिस्टेंस था, सेंटर टू सेंटर। जो हमारे पास कूलम्स फोर्स है, जो इस केस में हमारे पास है, जो चार्जेस के दरमियान फोर्स को डिस्क्राइब करती है, इसको एफ सी कह लेते हैं, सी फॉर कूलम। ये हमारे पास है सम कांस्टेंट टाइम्स चार्ज Q1 Q2 डिवाइडेड बाई आर स्क्वायर, और अगेन आर जो है ये सेंटर टू सेंटर डिस्टेंस है। और अब अगर आप इन दोनों फार्मूलाज को देखें तो इट काइंड ऑफ मेक सेंस कि हो सकता है इन दोनों फोर्सेस का बिहेवियर भी एक तरह का हो। तो इन दोनों फोर्सेस का इंडीड जो बिहेवियर है वो ऑलमोस्ट एक जैसा है, सिवाय सिर्फ एक डिफरेंस के। और वो डिफरेंस जो है वो ये है कि जो ग्रेविटेशनल फोर्स है ये सिर्फ और सिर्फ अट्रैक्टिव होती है, जबकि यहाँ पे जो हमारे पास कूलम्बिक फोर्स है ये अट्रैक्टिव भी हो सकती है और रिपल्सिव भी हो सकती है। आई मीन दिस इज़ दी ओनली मेन डिफरेंस। एक और डिफरेंस भी है कि जो कूलम्बिक फोर्स है इट्स वे मोर स्ट्रॉन्गर देन द ग्रेविटेशनल फोर्स, बट वी आर नॉट टॉकिंग अबाउट दैट हेयर। ओके, तो हमने अब अगर दो शेल थ्योरम जो हैं वो ग्रेविटेशनल फोर्स के लिए लिखे थे, तो ऑफ कोर्स माइंड में आता है कि इज़ इट पॉसिबल कि उसी तरह के दो शेल थ्योरम्स जो हैं वो हम कूलम फोर्स के लिए भी लिख पाएँ, यानी चार्जेस के लिए भी लिख पाएँ। तो इंडीड वी कैन डू दैट, और मैंने यहाँ पे वही किया है। एक्चुअली दिस इज़ दीज आर द टू स्टेटमेंट्स जो मैंने HRK की बुक से कॉपी की हैं। पहली स्टेटमेंट ये है और दूसरी स्टेटमेंट ये है। ये दरअसल वही दो शेल थ्योरम्स की स्टेटमेंट्स हैं जो 14वें चैप्टर में फर्स्ट टाइम पढ़ा था। और जो पहला शेल थ्योरम था उस केस में वो ये कहता था कि अगर हमारे पास कोई सफेरिकल शेल है, एंड दिस इज़ इम्पोर्टेंट, शेल थ्योरम्स जो हैं वो आप लीनियर या सरफेस चार्ज डेंसिटी के लिए डिफाइन नहीं कर सकते, यू कैन डिफाइन ओनली फॉर सफेरिकल डिस्ट्रीब्यूशन। और यही वजह है कि अभी जब हम सफेरिकल डिस्ट्रीब्यूशन यानी वॉल्यूम डिस्ट्रीब्यूशंस के ऊपर आए हैं तो ही हम इस चीज़ की बात कर रहे हैं। तो पहला शेल थ्योरम हमारे पास ये कहता है कि अगर आपके पास कोई सफेरिकल शेल हो, मैस के केस में किसी मैस शेल होगा और चार्ज के केस में हमारे पास कोई भी
शेल हो सकता है जिसके ऊपर टोटल चार्ज होगा कोई क्यू, जैसा मैंने यहाँ पे दिखाया है। तो ये हमारे पास एक वाइट स्फेरिकल शेल है और इसके ऊपर चार्ज क्यू है, ये वाइट वाला। तो पहला शेल थ्योरम में ये कहता है कि अगर इस शेल के अंदर कोई और चार्ज पड़ा हुआ है, जो यहाँ पे मैंने ये दिखाया है येलो कलर से, इस चार्ज को मैंने क्यू प्राइम कहा है। तो शेल थ्योरम ये कहता है कि इस चार्ज के ऊपर कोई फोर्स नहीं लगेगी। दिस इज द शेल थ्योरम फॉर इलेक्ट्रोस्टैटिक्स, द फर्स्ट शेल थ्योरम फॉर इलेक्ट्रोस्टैटिक्स। बिल्कुल अगर आपको याद हो तो ऐसी ही कोई बात ग्रेविटेशनल के फोर्स के लिए जो शेल थ्योरम था वो भी करता था, और वो ये कहता था कि अगर किसी मैस शेल के अंदर कोई दूसरी मैस पड़ी है तो उस अंदर पड़ी हुई मैस के ऊपर उस शेल की वजह से कोई फोर्स नहीं लगेगी। सो दिस इज़ द फर्स्ट शेल थ्योरम। और ये यहाँ पे चार्जेस के केस में हमारी लाइफ को बहुत आसान बना सकता है। इन केस जब हम एक्सटेंडेड डिस्ट्रीब्यूशन ले रहे हैं, तो अगर उस डिस्ट्रीब्यूशन के अंदर कोई चार्ज पड़ा है हमारे पास, तो हमें बिना कैलकुलेशन के ये पता होगा कि उसके ऊपर कोई फोर्स नहीं लगेगी। जो दूसरा शेल थ्योरम ये है वो हमें ये कहता है कि अगर हमारे पास कोई स्फेरिकल शेल है, अगेन वी हैव अ स्फेरिकल शेल हेयर, और इस केस में अगर कोई दूसरा चार्ज उस स्फेरिकल शेल के बाहर पड़ा है, और मैंने चार्ज को यहाँ पे रिप्रेजेंट किया है, लेट्स से इस केस में जो स्फेरिकल शेल है इसके ऊपर हमारे पास चार्ज Q1 है, और जो बाहर मैंने रेड चार्ज दिखाया है ये चार्ज इसके ऊपर Q2 है। तो उस स्फेरिकल शेल की वजह से, और आप यहाँ पे देख सकते हैं कि शेल जो है वो बजाते खुद एक एक्सटेंडेड ऑब्जेक्ट है, इट्स नॉट अ पॉइंट पार्टिकल, इस तरह का नहीं है ये। ओके, तो फिर भी जो दूसरा शेल थ्योरम है वो हमें ये बताता है कि इस स्फेरिकल शेल की वजह से इस चार्ज के ऊपर जो फोर्स लगेगी वो इस तरह लगेगी कि जो ये चार्ज है जो स्फेरिकल शेल के ऊपर डिस्ट्रीब्यूटेड है, यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड है, ये चार्ज ऐसे बिहेव करेगा कि जैसे ये शेल नहीं बल्कि हमारे पास एक पॉइंट चार्ज है। यानी इस दूसरे जो स्टेटमेंट है हमारी, उसकी हम इक्विवेलेंट रिप्रेजेंटेशन जो है वो ये वाली लिख सकते हैं। इसमें आप देखें कि मैंने ये जो शेल है बड़ा सा, इसको एक पॉइंट चार्ज से रिप्लेस कर दिया है। तो हमारे पास अगेन लेट मी गिव देम नेम्स। तो ये है हमारे पास चार्ज Q2, ये हमारे पास जो शेल के ऊपर चार्ज है वो Q1 है। तो अगर Q2 जो है वो Q1 से बाहर पड़ा हुआ है, यानी शेल से बाहर पड़ा हुआ है, तो जो शेल है वो एक पॉइंट चार्ज की तरह बिहेव करेगा। दिस इज़ द सेकंड शेल थ्योरम एंड दिस इज़ द सेम स्टेटमेंट जो हमने पहले भी पढ़ी थी, लेकिन सिर्फ ये हुआ है कि इस केस में हम क्या कर रहे हैं, इसको इलेक्ट्रोस्टैटिक फिनोमेना के ऊपर लगा रहे हैं। जो हमने 14वें चैप्टर में किया था वो हमने ग्रेविटेशनल फिनोमेना के ऊपर लगाया था। तो अब अगर ये पॉइंट चार्ज की तरह बिहेव करता है इस तरह, तो हमें पता है कि जो फोर्स है वो सिंपली कूलम्स लॉ से दी जाती है। तो इसलिए जो फोर्स होगी इन दो चार्जेस के दरमियान, या अगर सही अल्फाज में बोला जाए तो इस शेल और इस चार्ज Q2 के दरमियान वो सिंपली कूलम्स लॉ से दी जाएगी। चलिए यहाँ तक तो ठीक है, ये तो हमारे पास दो शेल थ्योरम आ गए। इन दोनों शेल थ्योरम्स को भी एक्चुअली आप प्रूफ भी कर सकते हैं, बिल्कुल वैसे ही जैसे मैं 14वें चैप्टर में आपके लिए ग्रेविटेशनल फोर्स के जो शेल थ्योरम थे उनके प्रूफ किए थे, काफ़ी ज़्यादा इंटीग्रेशन करके, काफ़ी लंबी कैलकुलेशन करके। आप वैसा ही इनके लिए भी कर सकते हैं, बट इट्स नॉट पार्ट ऑफ द सिलेबस, यू कैन जस्ट टेक द स्टेटमेंट एंड यूज़ इट। अब हमारे पास जो नेक्स्ट क्वेश्चन है वो ये है कि अगर हमारे पास शेल ना हो, ओके, और दिस इज़ द मेन थीम ऑफ आवर दिस टुडेज टॉपिक, जो हमारे पास वॉल्यूम चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन का है, कि अगर हमारे पास ये शेल वाली सिचुएशन ना हो, अगर हमारे पास कोई सॉलिड स्फीयर हो, ओके, सो हाउ कैन वी मेक अ सॉलिड स्फीयर। अगर हमारे पास जो सिचुएशन है वो इस तरह है कि हमारे पास एक सॉलिड स्फीयर हो जैसे ये है, और इस सॉलिड स्फीयर के ऊपर अगर हमारे पास चार्ज जो है वो Q1 है, लेट मी represent here, okay, this is not a good color, so let's choose this color। और इस के ऊपर अगर हमारे पास चार्ज Q1 है, बल्कि हम अब यूँ नहीं करते, चार्ज को नहीं डिफाइन करते, हम यूँ डिफाइन करते हैं कि इसकी हमारे पास कोई वॉल्यूम चार्ज डेंसिटी रो है। तो इस सूरत में हमारे पास क्या सिचुएशन बनेगी, क्या हम शेल थ्योरम्स अप्लाई कर सकते हैं या नहीं अप्लाई कर सकते। तो इसमें हमारे पास दो केसेस हैं। ऑफ कोर्स आप शेल थ्योरम अप्लाई नहीं कर सकते, शेल थ्योरम उन्हीं दो सिचुएशंस में अप्लाई होते हैं जो मैंने अभी आपको बताई हैं।
पहली सिचुएशन ये है कि अगर चार्ज जो है वो स्फेरिकल शेल के अंदर पड़ा है, शेल और स्फेयर में फ़र्क है। स्फेयर जो है वो फील्ड होता है जैसे ये वाला ऑब्जेक्ट है, और जो शेल है वो अंदर से हॉलो होता है जैसे ये वाला ऑब्जेक्ट है। तो आपको जब नाम बताया जाता है शेल थ्योरम्स, तो यू शुड नो कि यहाँ पे क्या कहने की कोशिश की जा रही है। तो अगर हमारे पास ये वाली सिचुएशन हो कि हमारे पास कोई सॉलिड स्फेरिकल लेट्स से सॉलिड स्फेयर है, और उसके ऊपर हमारे पास चार्ज डेंसिटी जो है, वॉल्यूम चार्ज डेंसिटी जो है वो रो है, तो इस तरह के प्रॉब्लम्स को हम कैसे सॉल्व करेंगे या कैसे हैंडल करेंगे? तो हमारे पास दो तरह की सिचुएशंस आ सकती हैं। पहली सिचुएशन जो है वो ये है कि हमारे पास जो रो है ना वो कांस्टेंट हो, कि हम ये कहते हैं कि हमारे पास ये वाला एक शेल है, और इस शेल के ऊपर जो रो है यानी जो वॉल्यूम चार्ज डेंसिटी है वो कांस्टेंट है थ्रू आउट दिस स्फीयर। जो दूसरी सिचुएशन है हमारे पास वो ये हो सकती है कि रो जो है वो लेट्स से इट्स नॉट कांस्टेंट, ओके, तो ये कांस्टेंट नहीं है। तो हमारे पास ये वाली सिचुएशन हो सकती है। कांस्टेंट इज़ अ कांस्टेंट, इट्स अ नंबर। इसका मतलब ये है कि आप इस स्फीयर के अंदर कहीं पे भी मौजूद हों, जो रो की वैल्यू है वो चेंज नहीं होगी। लेकिन जो नॉट कांस्टेंट है ना, इस सूरत में आपको बताया गया होगा कि अगर वो कांस्टेंट नहीं है तो वो किस तरह वेरी करती है। ठीक है, अब जो स्फीयर है इट्स अ 3 डायमेंशनल ऑब्जेक्ट, और आप इस 3 डायमेंशनल ऑब्जेक्ट में किसी भी पॉइंट को 3 कोऑर्डिनेट से रिप्रेजेंट करते हैं, बिल्कुल जैसे कार्टेशियन कोऑर्डिनेट सिस्टम है हमारे पास। तो आप कार्टेशियन कोऑर्डिनेट सिस्टम में किसी पॉइंट को रिप्रेजेंट करते हैं तो आपको एक्स, वाई और जी कोऑर्डिनेट की वैल्यू चाहिए होती है। स्फीयर के केस में अगर हम स्फेरिकल कोऑर्डिनेट्स लें तो हमें अगेन 3 कोऑर्डिनेट्स चाहिए, आर, थीटा एंड फाई। ओके, तो ये जो डेंसिटी है ना हमारे पास रो, इन जनरल अगर ये कांस्टेंट नहीं है तो ये इन 3 कोऑर्डिनेट का फंक्शन हो सकती है। तो कहने का मतलब ये हुआ कि ये जो रो है दिस विल बी अ फंक्शन ऑफ रो आर थीटा फाई, और ये आपको दी होगी कि इन 3 क्वांटिटीज़ के साथ रो कैसे चेंज होती है। लेकिन जनरली जो एटलीस्ट जो इस कोर्स में है इलेक्ट्रिसिटी एंड मैग्नेटिज्म, ये अव्वल तो आपको इस तरह के प्रॉब्लम्स इस कोर्स में करने नहीं पड़ेंगे जहाँ पे हमारे पास रो जो है वो कांस्टेंट ना हो। लेकिन अगर ये कांस्टेंट हुई भी तो भी ये फिर थीटा और फाई का फंक्शन नहीं होगी, सिर्फ आर का फंक्शन होगी। एंड एक्चुअली आई एम गोइंग टू सॉल्व अ प्रॉब्लम फॉर यू जिसमें जो रो है वो कांस्टेंट नहीं है बल्कि इट्स सम फंक्शन ऑफ आर। तो वो आर का जब मैं एग्जांपल करूँगा, इसको सॉल्व करूँगा, तो आर का फंक्शन वो कैसे बनती है, आई विल एक्सप्लेन दैट कि इसका क्या मतलब है। तो हमारे पास ये वाली दो सिचुएशंस हो सकती हैं। तो इन सिचुएशंस में अब ज़रा अगेन वापस शेल थ्योरम के ऊपर जाते हैं। इस सिचुएशन में कि ये अगर हमारे पास इस तरह का कोई स्फीयर हो, तो इस सिचुएशन में भी जो दूसरा शेल थ्योरम है ना वो लागू होता है। ओके, दूसरा शेल थ्योरम क्या था हमारे पास कि अगर हमारे पास कोई चार्ज जो है वो इसके बाहर पड़ा है तो ये जो सारे का सारा स्फीयर है ना इट विल बिहेव एज अ पॉइंट चार्ज। और फिर आप क्या कर सकते हैं, कूलम्ब लॉ जो है वो यूज़ कर सकते हैं फोर्स कैलकुलेट करने के लिए। लेकिन इस केस में जो पहला है वो वैलिड नहीं है, जो पहला शेल थ्योरम है, क्योंकि शेल थ्योरम जो है वो अंदर से अब वो शेल्स के ऊपर लागू होता है। स्पेसिफिकली जो फर्स्ट शेल थ्योरम है इट क्लियरली शोज़ कि हमारे पास इस रीजन में ना तो कोई इट्स एम्प्टी। ओके, यहाँ पे हमारे पास ये वाला कंडक्टर या जो भी चीज़ है ये शेल नहीं है, तो इट्स एम्प्टी। लेकिन आप इसके ऊपर देखें तो ये एम्प्टी नहीं है। तो इस सिनेरियो में हमारे पास पहला शेल थ्योरम जो है वो लागू नहीं होता। लेकिन फ़र्ज़ करो कि आपके पास कोई पार्टिकल है या कोई चार्ज है जो इस पॉइंट के ऊपर पड़ा हुआ है, लेट्स से इस पॉइंट के ऊपर, ये जो रेड पॉइंट है। तो आप ये देखना चाहते हैं कि ये वाला जो स्फीयर है सारे का सारा, ये इस रेड पॉइंट के ऊपर कितनी फोर्स लगाएगा। तो इस सिचुएशन में, इस सूरत में आप ये देखते हैं कि कितना चार्ज जो है वो इस रेड पॉइंट के अंदर आ रहा है। तो आप क्या करते हैं, एक स्फीयर ड्रा करेंगे बिल्कुल ऐसे ही जैसे आप कोई गॉसियन सरफेस या इस तरह की चीज़ लेते हैं। तो आप यहाँ पे एक स्फीयर ड्रा करेंगे, ओके, और स्फीयर का लेट्स से इस स्फीयर का जो रेडियस है वो हमारे पास स्मॉल आर है। तो आप ये देखेंगे कि इस स्मॉल रेडियस वाला जो स्फीयर है इसके अंदर हमारे पास कितना चार्ज है। तो वो हमारा Q1 बन जाएगा, Q2 ये रेड चार्ज हो जाएगा। तो अगेन फिर आप कूलम्स लॉ को यूज़ कर सकते हैं। नाउ लेट मी सॉल्व एन एग्जांपल फॉर यू जिसमें मैं ये वाला जो सिनेरियो है
ये वाला, इसको एक्सप्लेन करता हूँ कि कैसे सॉल्व करते हैं। तो दिस इज़ एक्चुअली अ सैम्पल प्रॉब्लम इन द बुक ऑफ हैलिडे, रेज़निक एंड क्रेन, एंड सैम्पल प्रॉब्लम 25.7। तो ये है हमारे पास सैम्पल प्रॉब्लम, और इसकी स्टेटमेंट हमारे पास है, द spherical nucleus of a certain atom contains a positive charge Ze। तो जो न्यूक्लियस है ना किसी भी एटम का, उसके ऊपर जो टोटल चार्ज है वो Ze है। लेट्स एक्चुअली राइट इट डाउन। तो हमारे पास जो चार्ज है Q, वो किसके इक्वल है, Z टाइम्स E के, इन अ वॉल्यूम ऑफ रेडियस R। और ये जो हमारे पास चार्ज है ये किसी रेडियस R के वॉल्यूम के अंदर के ऊपर है। सो आल्सो लेट्स क्विकली ड्रॉ अ स्फीयर, और उसमें हम शो करते हैं कि हमारे पास कैसे जो चार्ज है। तो ये हमारे पास वो वॉल्यूम है जिसके ऊपर चार्ज, लेट्स से कि ये हमारे पास न्यूक्लियस है, और इस न्यूक्लियस के ऊपर हमारे पास जो टोटल चार्ज है वो कितना है, Q इक्वल्स Z टाइम्स E। ओके, अब नेक्स्ट है हमारे पास, कंपेयर द फोर्स एक्सर्टेड ऑन एन इलेक्ट्रॉन इनसाइड द न्यूक्लियस एट अ रेडियस 0.5 r with the force at radius r for the nucleus in which the charge density is constant throughout its volume, and b the charge density increases in direct proportional to the radius r। So this is a lot of statements, let me break it down for you, let me explain it for you। तो हमारे पास ये एक न्यूक्लियस दिया हुआ है, ये वाला न्यूक्लियस जो मैंने यहाँ पे बनाया है, और इस न्यूक्लियस के ऊपर जो टोटल चार्ज है ना वो Z टाइम E है। आई मीन यू नो दिस कि Z जो है वो नंबर होता है कि हमारे पास कितने प्रोटॉन है, और E जो है ये एक इलेक्ट्रॉनिक चार्ज है जो प्रोटॉन के ऊपर होता है। तो हमारे पास टोटल चार्ज जो है वो न्यूक्लियस के ऊपर ZE है। सवाल ये है कि आप इस न्यूक्लियस के लिए फोर्स कैलकुलेट करें, बल्कि फोर्स कंपेयर करें एक इलेक्ट्रॉन के ऊपर दो केसेस में। ओके, पहली के फोर्स कंपेयर किन दो चीज़ों के दरमियान करनी है, वो हमने कंपेयर करना है कि पहले केस में अगर इलेक्ट्रॉन जो है वो यहाँ पे मौजूद है, यानी ये वाला डिस्टेंस जो है, लेट मी यूज़ दिस ब्लू कलर, तो ये वाला डिस्टेंस जो है ये इस स्फीयर का या न्यूक्लियस का रेडियस है। तो पहले केस में ये हमारे पास है इलेक्ट्रॉन इस पॉइंट के ऊपर जो बिल्कुल न्यूक्लियस के ऊपर बैठा है, ठीक है, रेडियस R के ऊपर। तो हमने ये वाली फोर्स कैलकुलेट करनी है, तो ये वाली फोर्स है हमारे पास F ऑफ R, वो फोर्स जो R फासले के ऊपर लगेगी। एक हमने ये कैलकुलेट करनी है, और दूसरे केस में वो कहता है कि इलेक्ट्रॉन जो है जब फ़र्ज़ करो वो R/2 फासले के ऊपर पड़ा है, यानी न्यूक्लियस के अंदर मौजूद है एट रेडियस R/2। तो दूसरे केस में हमने जो फोर्स कैलकुलेट करनी है वो इस इलेक्ट्रॉन के ऊपर करनी है जो इस फासले के ऊपर है, और ये वाला जो फासला है ये R/2 है। तो इस केस में हमने जो फोर्स कैलकुलेट करनी है वो हमारी फोर्स बनेगी F ऑफ R/2। ये भी हमने कैलकुलेट करनी है, और फिर हमने इनका कंपैरिजन करना है F ऑफ R का और F ऑफ R/2 का। अब ये तो हमने सवाल का जवाब देना है, लेकिन इस सवाल का जवाब हमने दो केसेस के लिए देना है। जो पहला केस है उस केस में वो कहते हैं कि रो जो है यानी चार्ज डेंसिटी जो है इस न्यूक्लियस के ऊपर वो कांस्टेंट है, तो रो जो है वो कांस्टेंट है। दिस इज़ द फर्स्ट केस। और जो दूसरा केस है उसमें वो कहता है कि रो जो है वो इंक्रीज करती है एज अ फंक्शन ऑफ डिस्टेंस फ्रॉम सेंटर ऑफ द न्यूक्लियस आउटवर्ड, विच मीन्स अगर ये इंक्रीज करती है एज अ फंक्शन ऑफ R, यानी जैसे जैसे रेडियस इंक्रीज हो रहा है वैसे वैसे ये रो जो है ये इंक्रीज हो रही है, तो हम इसको लिख सकते हैं रो इक्वल्स सम कांस्टेंट B टाइम्स R। यहाँ पे जो B है इट्स अ कांस्टेंट, और इसकी वैल्यू हम कैलकुलेट करेंगे, और जो स्मॉल r है ये डिस्टेंस है। ओके, इसकी जो मिनिमम वैल्यू है वो 0 हो सकती है, और इसकी जो मैक्सिमम वैल्यू है वो R हो सकती है, बिकॉज R इज़ द रेडियस ऑफ द न्यूक्लियस। तो इन दो केसेस के लिए हमने ये दो फोर्सेस जो हैं ये कैलकुलेट करनी है और इनको फिर कंपेयर करना है। ओके, सो लेट्स टेक द फर्स्ट केस, जिस केस में हमारे पास रो जो है वो कांस्टेंट है। तो मैं यहाँ पे लिखता हूँ हमारे पास जो फर्स्ट केस है, और इसमें रो जो है हमारे पास वो कांस्टेंट है। पहले केस में हमारे पास जो रो है वो कांस्टेंट है और टोटल चार्ज दिया हुआ है। तो मैंने अभी आपको बताया कि अगर आपका जो पार्टिकल है जिसके ऊपर आप फोर्स देख रहे हैं वो बाहर पड़ा हुआ है स्फीयर से, तो फिर स्फीयर जो है वो पॉइंट चार्ज की तरह बिहेव करेगा और सिर्फ कूलम लॉ उसके ऊपर लागू हो जाएगा।
तो इस केस में हमारे पास ये जो वाइट न्यूक्लियस है ये पॉइंट चार्ज बन जाएगा और इसके ऊपर टोटल चार्ज जो है वो Z टाइम E होगा। और ये वाला जो हमारे पास इलेक्ट्रॉन है ये उससे R फासले के ऊपर पड़ा हुआ है। तो हम जो F ऑफ R है वो डायरेक्टली लिख सकते हैं F ऑफ R इक्वल्स कि Q1, लेट मी एक्चुअली राइट इट फॉर वन टाइम एंड फिर नेक्स्ट स्टेप में हम इसकी वैल्यूज़ पुट कर देंगे, डिवाइड बाई आर स्क्वायर, ये न्यूक्लियस का रेडियस है। तो अब हमारे पास जो Q1 है वो है चार्ज ऑन न्यूक्लियस जो ZE है, और जो इलेक्ट्रॉन के ऊपर चार्ज है वो E है, तो डिवाइड बाई हमारे पास क्या बन जाएगा आर स्क्वायर। तो जो R फासले के ऊपर इलेक्ट्रॉन के ऊपर फोर्स लगेगी पहले केस में जिसमें रो कांस्टेंट है वो हमारे पास सिंपली क्या होगी K ZE स्क्वायर डिवाइड बाई R। ये हमारे पास फोर्स है जो इलेक्ट्रॉन के ऊपर लगती है जब वो बिल्कुल न्यूक्लियस के ऊपर पड़ा होता है, यानी एट अ डिस्टेंस R पड़ा हुआ है। अब जो दूसरा केस है जिसमें हमने फोर्स कैलकुलेट करनी है एट अ डिस्टेंस R/2, जो ये वाला पॉइंट है, इसके लिए हमें जो चीज़ रिक्वायर्ड है वो ये है कि इस फासले के ऊपर कितना चार्ज आता है न्यूक्लियस के अंदर। ओके, ये फासला जो है, अगर मैं यहाँ पे एक आपको लाइन ड्रॉ करके दिखाऊं, छोटा सर्कल ड्रॉ करके दिखाऊं, समथिंग लाइक दिस, तो अब देखें कि ये हमारे पास जो अंदर वाला सर्कल है, जो पर्पल सर्कल है, अगर हम ये देखना चाहते हैं कि इलेक्ट्रॉन हमारा जो है वो इस पॉइंट के ऊपर पड़ा हुआ है, ये पड़ा हुआ है एट अ डिस्टेंस R/2, तो हमें जो चीज़ रिक्वायर्ड है वो ये है कि R/2 रेडियस के अंदर कितना टोटल चार्ज मौजूद है। आप ये देखें कि इस केस में हमने टोटल चार्ज लिया था Q, जो पूरे के पूरे न्यूक्लियस के ऊपर मौजूद था, लेकिन जो हमारे पास चार्ज डेंसिटी है वो हमें ये बताती है कि चार्ज जो है इट्स डिस्ट्रीब्यूटेड थ्रू आउट द वॉल्यूम। तो अगर पूरे वॉल्यूम के अंदर Q चार्ज है तो आधे वॉल्यूम के अंदर जो चार्ज है वो Q नहीं होगा बल्कि उससे कुछ कम होगा। तो हमें अब ये चार्ज कैलकुलेट करना है कि आधे वॉल्यूम के अंदर कितना चार्ज है, और वो हम चूँकि जो चार्ज है वो R/2 फासले तक लेना चाह रहे हैं, और हमें पता है कि वॉल्यूम जो है वो R डिपेंडेंट होता है, तो हम एक्चुअली वहाँ से चेक करेंगे। तो इस केस में हमारे पास जो रो है वो कैसे डिफाइन होती है, चार्ज पर यूनिट वॉल्यूम। तो यहाँ से हमारे पास जो चार्ज आएगा वो इक्वल होगा रो टाइम्स वॉल्यूम, और रो कांस्टेंट है और वॉल्यूम जो है वो सफ़ेयर का हमारे पास क्या होता है 4/3 पाई R क्यूब। ओके, और अब अगर आपने आधे वॉल्यूम में चार्ज लेना है तो R को R/2 सब्सटीट्यूट करेंगे, तो हमारे पास जो Q है उसकी वैल्यू आएगी, रो कांस्टेंट है 4/3 वैसे ही आएगा, पाई साथ वैसे ही आएगा, और R की जगह पे हम क्या करेंगे R/2, और ये हम लेंगे इसका क्यूब। तो ये हमारे पास बन गया। अब इसको अब अगर आप सॉल्व करते हैं तो ये हमारे पास आता है रो टाइम्स 1/2 का क्यूब 1/8 होता है, और साथ में आ जाएगा 4/3 पाई R क्यूब। और आप देखें तो जो Q है वो हमारे पास आया है 1/8 टाइम्स रो टाइम्स 4/3 पाई R क्यूब, और ये 4/3 पाई R क्यूब टोटल न्यूक्लियस का वॉल्यूम है। तो अगर मैं यही वापस लिखूं तो जो मेरे पास Q बनेगा, वो चार्ज जो आधे रेडियस में है वो हमारे पास आएगा 1/8 रो टाइम्स V, और रो V जो है ये पूरे V जो है ये पूरे न्यूक्लियस का वॉल्यूम है, और रो टाइम V जो है ये पूरे न्यूक्लियस के ऊपर चार्ज है। ओके, तो हमारे पास ये जो Q है, लेट मी राइट Q इन टर्म्स ऑफ द चार्ज ऑन द न्यूक्लियस, और पूरे न्यूक्लियस के ऊपर जो हमारे पास चार्ज है टोटल वो Z टाइम्स E है। तो ये वो Q है हमारे पास जो R/2 रेडियस के अंदर होगा। तो जब हम अब Q को सब्सटीट्यूट करेंगे उसी कूलम्स लॉ में, तो हमारे पास वो फोर्स आएगी जो इलेक्ट्रॉन के ऊपर न्यूक्लियस लगाएगा जब इलेक्ट्रॉन न्यूक्लियस के अंदर R/2 फासले के ऊपर पड़ा होगा। तो अगेन आप कूलम्स लॉ यूज़ करें, तो कूलम्स लॉ हमें कहता है F इक्वल्स K Q
ये पहला हमारे पास चार्ज है और ये वाला चार्ज है जो हमने कैलकुलेट किया है। दूसरा चार्ज जो है वो हमारे पास इलेक्ट्रॉन है डिवाइडेड बाई हमारे पास क्या है अब आर स्क्वायर, और ये हमारे पास बन जाएगी के 1/8 टाइम्स के मल्टीप्लाइड बाई जेड ई स्क्वायर डिवाइड बाई आर स्क्वायर, और ये जेड ई स्क्वायर डिवाइड बाई आर स्क्वायर विद द फैक्टर ऑफ के हमारे पास था ओरिजिनल फोर्स, तो ये हमारे पास थी एफ ऑफ आर, और जो अभी हमने कैलकुलेट की है ये हमारे पास आई है एफ ऑफ आर बाई 2। तो यहाँ से हमारे पास जो रिलेशन आया है वो ये आया है कि एफ ऑफ आर बाई 2 डिवाइडेड बाई एफ ऑफ आर जो उनकी रेशियो है वो हमारे पास है इक्वल 1 डिवाइडेड बाई 8 के, यानी जो हाफ रेडियस के ऊपर फोर्स लग रही है वो 1/8 है ऑफ द फोर्स जो पूरे रेडियस के ऊपर लगती है, यानी जो न्यूक्लियस इलेक्ट्रॉन के ऊपर उस वक्त लगाता है जब इलेक्ट्रॉन जो है वो बिल्कुल न्यूक्लियस के ऊपर पड़ा होता है, तो उस वक्त हमारे पास 8 टाइम्स मोर फोर्स लगती है कंपेयर टू द फोर्स जब इलेक्ट्रॉन जो है वो न्यूक्लियस के अंदर r/2 फासले के ऊपर पड़ा होता है। तो दिस वाज द केस जब हमारे पास रो जो है वो कांस्टेंट होती है। जो दूसरा सिनेरियो है उसमें रो जो है वो कांस्टेंट नहीं है बल्कि रेडियस के साथ चेंज होती है। सो लेट मी राइट इट, हमारे पास जो दूसरा सिनेरियो है सेकंड, इसमें जो रो है ये मैंने लिखा था कि इस तरह का रिलेशन फॉलो करती है बी टाइम्स आर। आर जो है ये डिस्टेंस है फ्रॉम सेंटर आउटवर्ड विद इन द न्यूक्लियस, और इसकी आर की वैल्यू जो है वो 0 से कैपिटल आर तक जा सकती है बिकॉज दैट इज़ द रेडियस ऑफ द न्यूक्लियस। और ये रिलेशन जो है ये डायरेक्ट रिलेशन है जो हमें ये बताता है कि हम जैसे जैसे न्यूक्लियस के सेंटर से बाहर की तरफ जाएंगे उसके सरकमफेरस की या उसकी सरफेस की तरफ जाएंगे वैसे वैसे जो चार्ज डेंसिटी है वो इंक्रीज़ होगी। चार्ज डेंसिटी के इंक्रीज़ होने का मतलब है कि वैसे वैसे चार्ज इंक्रीज़ होगा। इसका मतलब है कि जब हम न्यूक्लियस के सेंटर के करीब करीब होंगे तब अगर हम कोई स्मॉल वॉल्यूम लेते हैं तो उसमें कम चार्ज होगा, और जैसे जैसे हम बाहर मूव करते जाएंगे वो चार्ज जो है वो इंक्रीज़ होता जाएगा ज़्यादा से ज़्यादा, जैसे जैसे आर ज़्यादा होगा वैसे वैसे चार्ज भी ज़्यादा होगा। तो अगेन हमने दोनों सिनेरियोज़ जो हैं वो कंसीडर करने हैं कि हमारी जो फोर्स है वो उस वक्त क्या होती है जब इलेक्ट्रॉन जो है वो न्यूक्लियस के ऊपर पड़ा हुआ है, उसकी सरफेस के ऊपर पड़ा हुआ है, और उस वक्त क्या होती है जब इलेक्ट्रॉन जो है वो न्यूक्लियस के अंदर r/2 फासले के ऊपर पड़ा हुआ है। तो इस केस में पहले हम ये देखते हैं कि b की वैल्यू जो है ये क्या है और b की वैल्यू हम कैसे कैलकुलेट कर सकते हैं। आप चार्ज डेंसिटी की डेफिनेशन पे आएँ, इसकी डेफिनेशन क्या होती है? चार्ज पर यूनिट वॉल्यूम। अगर आप भूल गए हैं लास्ट लेक्चर में हमने की थी, तो ये हमारे होती है पास dq डिवाइडेड बाई dv, और इधर से आप इसको लिख सकते हैं dq इक्वल्स रो टाइम्स dv। और अगर आपने टोटल चार्ज कैलकुलेट करना है तो आप दोनों साइड्स को इंटीग्रेट कर दें, जो लेफ़्ट साइड है वो सिर्फ q बन जाएगी और जो राइट साइड है वो इंटीग्रल बन जाएगी रो टाइम्स dv। ये हमारे पास चार्ज की जनरल इक्वेशन है और मैं इसको बॉक्स के अंदर लिखने लगा हूँ बिकॉज दिस इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। ओके, जो ऊपर वाले केस में हमने किया था उसमें भी हमने डायरेक्टली दरअसल यही इंटीग्रल ही सॉल्व किया था, लेकिन चूंकि उसमें हम पूरे का पूरा सफ़ेयर कंसीडर कर रहे थे तो उस केस में हमें वॉल्यूम के ऊपर इंटीग्रेट करने की ज़रूरत नहीं पड़ी थी। जब पूरा सफ़ेयर है तो पूरे सफ़ेयर का वॉल्यूम हमें पता है, और वो इस सूरत में होता है जब चार्ज डेंसिटी कांस्टेंट होता कि आप इस रो को इंटीग्रल से बाहर ले लें। ठीक है, अगर आप इस रो को इंटीग्रल से बाहर लेते हैं तो इंटीग्रल वॉल्यूम के ऊपर आएगा एंड दैट्स द वॉल्यूम ऑफ द न्यूक्लियस। लेकिन अगर रो चेंज हो रही है, रो बजाते खुद आर डिपेंडेंट है, तो हम रो को इंटीग्रल से बाहर नहीं ले सकते, और यही जो कंडीशन है ये यहाँ पे मैं यूज़ करने वाला हूँ बी की वैल्यू कैलकुलेट करने के लिए। तो क्यू जो है ये हमारे पास है टोटल चार्ज जो उसके ऊपर मौजूद है हमारे न्यूक्लियस के ऊपर। तो Q की जगह पे हम ZE सब्सटीट्यूट करेंगे और रो की जगह पे B टाइम्स R सब्सटीट्यूट करेंगे, B टाइम्स R, और जो dV है किसी भी सफ़ेयर का वो हमें पता है इक्वल होता है 4 पाई r² dr।
तो b जो है ये इंटीग्रल के बाहर आ जाएगा और जो इंटीग्रल बन जाएगा हमारे पास वो बनेगा r क्यूब dr और 4 पाई भी बाहर आ जाएगा। सो लेट मी राइट 4 पाई विद b, तो ये हमारे पास बन जाएगा 4 पाई b r क्यूब dr और r की जो लिमिट्स हैं मैंने आपको बताया कि वो वही लिमिट्स हैं जितना हमारा न्यूक्लियस का रेडियस है। तो ये हमारे पास बन जाएगा 4 पाई b और साथ में बनेगा r पावर 4 डिवाइड बाई 4। तो यहाँ पे 4 कैंसिल हो जाएगा। लेफ्ट साइड पे हमारे पास ZE था, तो यहाँ पे हमारे पास जो b की वैल्यू आती है वो आती है ZE डिवाइडेड बाई पाई r पावर 4। तो हमारे पास ये जो कांस्टेंट था ना b, इसकी वैल्यू आ गई। अब b की वैल्यू आ गई है तो अब हम आसानी से चार्ज कैलकुलेट कर पाएंगे, वो चार्ज जो r/2 फासले के अंदर मौजूद है, r/2 रेडियस के अंदर मौजूद है, क्योंकि वो चार्ज ये डिसाइड करेगा कि जब इलेक्ट्रॉन r/2 डिस्टेंस के ऊपर पड़ा हुआ है तो उसके ऊपर कितनी फोर्स लगती है। लेकिन उससे पहले हम ज़रा वो वाला केस देख लें जिसमें हमारे पास इलेक्ट्रॉन जो है वो सिंपली इधर न्यूक्लियस के बाहर पड़ा है। तो ये वाला केस सिंपल है। स्टिल बेशक चार्ज डेंसिटी जो है वो वेरी कर रही है रेडियस के साथ, लेकिन स्टिल जब आप पूरे का पूरा न्यूक्लियस लेते हैं तो उसके ऊपर पूरे का पूरा चार्ज है। तो जो पहला केस है, अगेन इस दूसरे प्रॉब्लम के भी जो पहला केस है ना, वो हमारे पास यही आएगा कि जब आप फोर्स लेंगे F ऑफ R, तो ये हमारे पास सिंपली क्या बनेगी, K चार्ज ऑन न्यूक्लियस जो ZE है, फिर चार्ज ऑन द पार्टिकल जो इलेक्ट्रॉन के ऊपर है, डिवाइड बाई R स्क्वायर जो रेडियस है जितने फासले के ऊपर वो पड़े हैं, और हमें पता है कि उनके दरमियान फासला जो है वो R है। तो ये हमारे पास बन जाएगा K ZE स्क्वायर डिवाइडेड बाई R स्क्वायर। दिस इज़ द सेम फोर्स जो हमारे पास पहले केस में भी थी। लेकिन जो दूसरा केस है जो हमने ये देखना है कि अब r/2 फासले के ऊपर कितना चार्ज पड़ा है, दिस इज़ इम्पोर्टेंट। तो उसके लिए अगेन हम चार्ज के लिए क्या करेंगे, लेट दिस चार्ज बी, लेट्स कॉल इट Q1, और ये हम क्या करेंगे रो टाइम्स dV। रो जो है ये किसके इक्वल है हमारे पास BR, और dV जो है ये किसके इक्वल है 4 पाई R स्क्वायर dr। और b की वैल्यू हमने ये यहाँ पे कैलकुलेट की है, तो ये b की वैल्यू हम इसमें सब्स्टिट्यूट कर देते हैं, तो ये हमारे पास बन जाएगा ZE डिवाइड बाई पाई R पावर 4, और इंटीग्रल हमारे पास आ जाएगा R क्यूब dr, और एक 4 पाई का फैक्टर जो अंदर है इंटीग्रल के उसको भी मैंने बाहर लिखना है, तो उसको हम यहाँ पे लिखते हैं। तो ये बन जाएगा हमारे पास 4 पाई, और अब जो इंटीग्रल की लिमिट्स हैं वो 0 से r/2 तक होंगी, क्योंकि अब हम देखना चाहते हैं कि r/2 का जो रेडियस है उसके अंदर हमारे पास कितना चार्ज है। तो इसको आप इंटीग्रेट कर लें तो 4 पाई जो है इसमें से पाई कैंसिल हो जाएगा, तो ये हमारे पास बन जाएगा 4ZE डिवाइडेड बाई R पावर 4 इंटीग्रल के बाहर, और इंटीग्रल जब आप कंप्यूट करेंगे तो ये हमारे पास बनेगा R पावर 4/4, और इसकी लिमिट्स जो हैं वो 0 से r/2 तक आएंगी। तो ये हमारे पास बन जाएगा 4 भी कैंसिल आउट हो जाएगा, तो ये बनेगा ZE डिवाइड बाई कैपिटल R पावर 4, और जब आप इंटीग्रल की अपर लिमिट पुट करेंगे तो ये हमारे पास आएगा R डिवाइड बाई 2 पावर 4, और लोअर लिमिट 0 है तो वो इसको 0 कर देगा। तो ये हमारे पास बनेगा 1/2 पावर 4 जो है वो 1 डिवाइड बाई 16 बनेगा, और R पावर 4 कैंसिल हो जाएगा, और ये बन जाएगा हमारे पास ZE। तो अब जो चार्ज r/2 रेडियस के अंदर मौजूद है वो 1 डिवाइड बाई 16 टाइम्स ZE के बराबर है, और ZE तो हमें पता है ये वो चार्ज है जो पूरे के पूरे न्यूक्लियस के ऊपर मौजूद है। तो अब अगर आप फोर्स सिंपली कैलकुलेट करें r/2 फासले के ऊपर, तो इस केस में जो हमारे पास F ऑफ r/2 बनेगी वो हमारे पास क्या होती थी, K Q। इस Q को हमने ZE कहा हुआ है, ओके। तो ये है हमारे पास ये Q हमारे पास ये वाला Q है जो अब r/2 फासले के अंदर Q है, और इस Q की वैल्यू हमने कैलकुलेट की है, क्या है 1 डिवाइड बाई 16 टाइम्स ZE। जो दूसरा चार्ज है जिसके ऊपर फोर्स हम देख रहे हैं वो इलेक्ट्रॉन है, तो वो E हो जाएगा डिवाइडेड बाई R
स्क्वायर, और ये हमारे पास बनता है 1/16 के जेड ई स्क्वायर डिवाइड बाई आर स्क्वायर। और ये के जेड ई स्क्वायर डिवाइड बाई आर स्क्वायर सिंपली वो फोर्स है जो आर फासले के ऊपर लगती है। तो हमारे पास इस केस में जो एफ ऑफ आर बाई 2 आएगा वो आएगा 1/16 एफ ऑफ आर। और यहाँ से आप इनकी रेशियो लिख सकते हैं एफ ऑफ आर बाई 2 डिवाइड बाई एफ ऑफ आर इक्वल्स 1/16। ओके, इसका मतलब है कि इस केस में, पिछले केस में अगर आप देखें तो r बाई 2 फासले के ऊपर फोर्स जो थी वो 1/8 थी, यानी 8 टाइम्स कम थी। लेकिन अगर चार्ज डेंसिटी जो है वो रेडियस का फंक्शन है तो अब r बाई 2 फासले के ऊपर जो फोर्स लगती है वो 1/16 है, यानी 16 गुना कम है उस फोर्स से जो इलेक्ट्रॉन के ऊपर लगती है जब वो न्यूक्लियस की सरफेस के ऊपर पड़ा होता है। और ये फ़र्क जो है ये सिर्फ और सिर्फ किस वजह से आया है, क्योंकि पहले केस में चार्ज डेंसिटी कांस्टेंट थी और दूसरे केस में जो चार्ज डेंसिटी है वो कांस्टेंट नहीं है बल्कि ये रेडियस का फंक्शन है। ओके, और रेडियस के फंक्शन की वजह से जो फोर्स है वो क्या हो गई है, अब पहले 8 गुना कम थी, अब 16 गुना कम हो गई है। और मैंने बताया कि जब जो चार्ज डेंसिटी है वो रेडियस का फंक्शन है तो इसका मतलब ये है कि आप जितने बाहर जाएंगे चार्ज उतना ज़्यादा इंक्रीज होता जाएगा, और उसका इफेक्ट जो है हमारे पास ये आया है। तो दिस वाज वेरी गुड एक्चुअली एग्जांपल, आई रियली लाइक्ड इट, क्योंकि मैं एक्सपेक्ट नहीं कर रहा था कि बुक के अंदर इस तरह की एग्जांपल होगी, और मुझे याद भी नहीं था बिकॉज इट्स बिन वेरी लॉन्ग, मैंने ये बुक नहीं पढ़ी, 6-7 साल तो हो ही गए हैं। एनीवे, तो दिस वाज रियली गुड एग्जांपल। और अगर आपको स्टिल अगर आप इसमें कंफ्यूज हैं तो आई विल हाईली रेकमेंड कि आप वापस जाएं और प्रॉब्लम को फिर स्टार्ट में देखें। हमारे पास 2 शेल थ्योरम्स हैं, उसमें फिर हमारे पास अगर सफ़ेयर हो यानी सॉलिड सफ़ेयर है तो उस केस में जो सेकंड शेल थ्योरम है वो स्टिल वैलिड होता है। लेकिन उस केस उसमें हमारे पास 2 केस आते हैं कि उस सफ़ेयर के ऊपर चार्ज डेंसिटी कांस्टेंट हो, या फिर दूसरा केस है चार्ज डेंसिटी जो है वो आर थीटा या फाई का फंक्शन हो। जनरली आर का फंक्शन ही होता है, थीटा फाई बहुत कॉम्प्लिकेट हो जाता है फिर। तो हमने कांस्टेंट का केस भी किया है और उस केस में भी किया है जब आर का फंक्शन है जो चार्ज डेंसिटी है। जो मेन पॉइंट है वो ये है कि आपने जिस फासले के ऊपर फोर्स कैलकुलेट करनी है किसी पार्टिकल के ऊपर, आपने ये देखना है कि उस फासले के, उस रेडियस के अंदर अंदर कितना चार्ज है, और वो चार्ज जो है वो आप हमेशा ही इस फार्मूला को यूज़ करके कैलकुलेट करेंगे। ये वाला जो फार्मूला है इंटीग्रल ऑफ रो डी वी, अगर रो कांस्टेंट है तो इंटीग्रल से बाहर आ जाएगी सिंपली, और फिर आप वॉल्यूम को इंटीग्रेट करेंगे कि क्या आप पूरे वॉल्यूम में हम चार्ज देखना चाहते हैं, आधे वॉल्यूम में देखना चाहते हैं, या जितने वॉल्यूम में भी देखना चाहते हैं। अगर चार्ज डेंसिटी कांस्टेंट नहीं है तो आप चार्ज डेंसिटी की जो भी जिस तरह भी डिपेंडेंस है उसकी, जिस फैक्टर के ऊपर भी यहाँ पे आर डिपेंडेंस थी, आप उसको देखेंगे और फिर सिंपली इंटीग्रेट कर देंगे उसको, और इंटीग्रेशन की लिमिट्स जो होंगी वो सिर्फ वो ये डिसाइड करेंगी कि मतलब वो जितने फासले में, जितने रेडियस में आपको चार्ज चाहिए होगा वही उसकी इंटीग्रेशन की लिमिट्स बन जाएंगी। हमेशा 0 से स्टार्ट होंगी बिकॉज रेडियस जो है वो सेंटर से स्टार्ट होता है, लेकिन उसके बाहर आपको जितने रीजन में चार्ज रिक्वायर्ड होगा वो उसकी अपर लिमिट बनेगी। अगर पूरे वॉल्यूम में रिक्वायर्ड है तो अपर लिमिट आर होगी, अगर आधे में रिक्वायर्ड है तो अपर लिमिट जो है वो आर बाई 2 होगी, और अगर 1/4 में रिक्वायर्ड है तो अपर लिमिट जो है वो आर बाई 4 होगी। स्टिल इफ़ इट्स कंफ्यूजिंग तो आई हाईली रेकमेंड कि आप दोबारा से इसको फिर से देखें कि मैंने कैसे इसको स्टेप बाय स्टेप सॉल्व किया। अब एक क्विकली और चीज़ है, हमने स्टार्ट किया था ये चैप्टर चार्जेस से कि आप कॉपर रॉड को रगड़ते हैं किसी कपड़े के साथ तो कॉपर से कुछ इलेक्ट्रॉन्स जो हैं वो ट्रांसफ़र हो जाते हैं, और इस हिसाब से कॉपर के ऊपर जो है हमारे पास पॉजिटिव चार्ज आ जाता था, और उस कपड़े के ऊपर जिससे हमने उसको रगड़ा है नेगेटिव चार्ज आ जाता था। यहाँ पे एक चीज़ जो है ना नोट करने वाली वो बहुत इंपॉर्टेंट है, और वो ये है कि ये चार्ज जो है ना ये कंजर्व रहता है। मिसाल के तौर पे अगर कॉपर से 10 इलेक्ट्रॉन निकल कर किसी दूसरे ऑब्जेक्ट के ऊपर चले गए हैं तो जो टोटल इलेक्ट्रॉन्स थे ना, लेट्स से कि कॉपर के पास पहले 100 इलेक्ट्रॉन था, जो भी कॉपर का मटेरियल आप ले रहे हैं, आई मीन दैट्स अ वेरी बैड एग्जांपल, 100 नहीं बिलियंस ऑफ इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, लेकिन हम सिर्फ समझने की खातिर ये कहते हैं कि कॉपर के ऊपर पहले 100 इलेक्ट्रॉन थे। फिर हमने उसको किसी कपड़े से रगड़ा और कपड़े के ऊपर कोई चार्ज नहीं था, ना इलेक्ट्रॉन थे ना कोई और पॉजिटिव चार्ज था। ओके, जस्ट अज्यूम फॉर द सेक ऑफ अंडरस्टैंडिंग।
जब हमने उनको रब किया तो कॉपर से 10 इलेक्ट्रॉन निकल के चले गए कपड़े के ऊपर। तो जो हमारे पास टोटल इलेक्ट्रॉन थे ना रगड़ने से पहले, बिफोर हमारे पास जितने इलेक्ट्रॉन थे वो हमारे पास सम होगा कॉपर Cu प्लस लेट्स से जो भी क्लॉथ आपने लिया है, ओके। तो कॉपर के पास थे 100 और क्लॉथ के पास थे हमारे पास 0, तो टोटल हमारे पास इलेक्ट्रॉन थे 100 रब करने से पहले। बाद में जो बिफोर है और जो आफ्टर हो जाएगा उसमें हमारे पास कॉपर में से 10 चले गए तो कॉपर के ऊपर रह जाते हैं 90 और कपड़े के अंदर वो 10 चले गए तो वो अब आ जाएंगे 10। तो अब भी हमारे पास जो टोटल इलेक्ट्रॉन सिस्टम के अंदर है ना वो सेम है 100। एंड दिस इज नोन एज द कंजर्वेशन ऑफ चार्ज। जो चार्ज है ना इट्स अ कंजर्व्ड क्वांटिटी। आपने पहले कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी, कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम, कंजर्वेशन ऑफ एंगुलर मोमेंटम ये चीज़ें पढ़ी हैं। बिल्कुल उन्हीं की तरह कंजर्वेशन ऑफ चार्ज भी एक बड़ा इनग्रेन्ड लॉ है नेचर के अंदर कि चार्ज जो है हमेशा कंजर्व रहता है। और जी बिल्कुल जैसे आपने मोमेंटम के केस में लिखा था, इस केस में भी आप ऐसे ही लिख सकते हैं कि हमारे पास जो टोटल चार्ज है ना बिफोर QI वो टोटल चार्ज जो हमारे पास QF होता है उसके बराबर होता है, ओके। तो लेट्स नॉट यूज़ द सम। तो टोटल इनिशियल चार्ज जो है हमारे पास ये टोटल फाइनल चार्ज के बराबर होता है। यहाँ पे इनिशियल और फाइनल जो है जितना भी चार्ज इन्वॉल्व होगा वो सम होगा, जैसे मैंने यहाँ पे कपड़े और क्लॉथ की मिसाल दी है। तो ये एक छोटा सा पॉइंट था जो यहाँ पे बयान करना ज़रूरी था। ओके, आप कंफ्यूज ना हो जाए तो मैं यहाँ पे सम लगा ही देता हूँ। तो टोटल इनिशियल चार्ज जो है जितना भी होगा, सम का मतलब है कि अगर आपके पास कॉपर, क्लॉथ और इस तरह के और मटेरियल हैं तो आप सब के चार्ज को ऐड कर देंगे। सो सम इज़ बेटर, ओके। तो जो मेन पॉइंट था यहाँ पे बताने वाला वो ये है कि जो टोटल हमारे पास चार्ज है ना वो कंजर्व रहता है, विच मीन्स कि उसकी जितनी अमाउंट सिस्टम के स्टार्ट में होती है और उसके बाद उसमें हम कुछ प्रोसेस करते हैं तो प्रोसेस करने के बाद भी उतनी ही अमाउंट चार्ज की हमारे पास सिस्टम के अंदर मौजूद होगी। जैसे मैंने यहाँ पे ये एग्जांपल दी है कि अगर 100 कूलॉम चार्ज पहले था, यानी 100 इलेक्ट्रॉन थे, लेट्स से 100 इलेक्ट्रॉन पहले थे, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन, तो 100 ही बाद में होंगे, ओके। तो ये जो क्वांटिटी है ना चार्ज की ये हमेशा कंजर्व रहती है और दिस इज कॉल्ड द कंजर्वेशन ऑफ चार्ज। अब मैंने आपको कहा था कि मैं एक प्रॉब्लम करूंगा। मैं प्रॉब्लम करना चाहता हूं। आई एम नॉट श्योर अबाउट द टाइमिंग, तो लेट मी क्विकली सॉल्व अ प्रॉब्लम एंड दिस इज प्रॉब्लम 4 फ्रॉम द बुक ऑफ हैलिडे, रेज़निक एंड क्रेन। ये हमारे पास प्रॉब्लम 4 है और लेट मी नॉट रीड द स्टेटमेंट ऑफ द प्रॉब्लम, लेट मी जस्ट एक्सप्लेन द प्रॉब्लम। इस डायग्राम से हमारे पास दो चार्जेस हैं, एक ये चार्ज है Q और एक ये चार्ज है Q। दोनों चार्जेस की मैग्नीट्यूड सेम है, साइन सेम है, विच मीन्स लेट्स से दे आर पॉजिटिव चार्ज। और ये दो धागों से लटकाए गए हैं और चूंकि दोनों के ऊपर पॉजिटिव चार्ज है तो दोनों में रिपल्शन होती है और एक दूसरे को वो एक पुश करते हैं, दूर धकेलते हैं। तो वो उन्होंने एक दूसरे को x डिस्टेंस तक पुश कर दिया है और जब वो x फासले के ऊपर पहुंच जाते हैं तो उनकी जो फोर्स है वो इक्वल हो जाती है और सिस्टम जो है वो इक्विलिब्रियम में आ जाता है। फोर्स इक्वल हो जाती है, आई मीन देयर आर अदर फोर्सेस इन्वॉल्व, तो सिस्टम जो है वो इक्विलिब्रियम में आ जाता है। तो हमने ये इक्विलिब्रियम डिस्टेंस जो है वो प्रूव करना है कि इस इक्वेशन के बराबर होता है। सो इट्स वेरी सिंपल प्रॉब्लम, 2 स्टेप का प्रॉब्लम है, लेकिन प्रॉब्लम्स में इसलिए दिया गया है बिकॉज यू आर गोइंग टू यूज समथिंग फ्रॉम मैकेनिक्स, वो चीज़ जो आपने मैकेनिक्स में पढ़ी थी। तो चूँकि ये दोनों चार्जेस जो हैं दे आर फ्रीली हैंगिंग, तो इसका मतलब है कि इनका वेट भी इन्वॉल्व होगा एंड दैट्स व्हाई आई वाज सेइंग कि आपको कुछ ऐसा यूज़ करना पड़ेगा जो आपने मैकेनिक्स में पढ़ा होगा। सो लेट मी शो ऑन दिस डायग्राम कि हम इसको कैसे सॉल्व कर सकते हैं। तो इस चार्ज का फ़र्ज़ करो हमारा जो कोऑर्डिनेट सिस्टम है ना, लेट मी सेट माय कोऑर्डिनेट सिस्टम। तो लेट्स सेट द कोऑर्डिनेट सिस्टम इस तरह कि हमारा जो ओरिजिन है ना कोऑर्डिनेट सिस्टम का, इस चार्ज के ऊपर है और ये पॉजिटिव x एक्सिस है और ये पॉजिटिव y एक्सिस है। अब इस चार्ज की वजह से ये जो लेफ़्ट वाला है ये वाला चार्ज, इसकी वजह से फ़र्ज़ करो इसके ऊपर जो फोर्स लगती है वो इस डायरेक्शन में है, ठीक है। हम इस चार्ज को सिर्फ कंसीडर कर रहे हैं क्योंकि सिस्टम इक्विलिब्रियम में है। तो वो फोर्स जो है वो इस डायरेक्शन में लगती है। लेट मी रिप्रेजेंट दैट फोर्स विद रेड कलर। तो ये हमारे पास कूलम्बिक फोर्स है जो चार्ज लगाता है लेफ़्ट वाला इस राइट वाले चार्ज के ऊपर। कुछ और फोर्सेस भी हैं, इस स्ट्रिंग के अंदर टेंशन होगी तो वो इस डायरेक्शन में है और जो वेट है वो डाउनवर्ड डायरेक्शन में है इसका
वो mg के इक्वल है चार्ज का जो वेट है। और आप देख रहे हैं कि टेंशन की फोर्स को हम फर्दर दो कंपोनेंट्स में डिफाइन कर रिजॉल्व कर सकते हैं। एक ये वाला कंपोनेंट है और एक ये वाला कंपोनेंट है। ये वाला जो कंपोनेंट है ये हमारे पास टी साइन थीटा है क्योंकि थीटा डिफाइन किया गया है, और जो ये वाला कंपोनेंट है ये हमारे पास टी कोसाइन थीटा बनता है। तो अब इट्स सिंपल मैकेनिकल सिस्टम, न्यूटन सेकंड लॉ आपको याद होगा कि आपने सिर्फ सम ऑफ ऑल द फोर्सेस, सिस्टम इक्विलिब्रियम में है तो सम ऑफ ऑल द एक्स डायरेक्टेड फोर्सेस जीरो के इक्वल करना है और सम ऑफ ऑल द वाई डायरेक्टेड फोर्सेस जीरो के इक्वल करना है। तो जब आप सम ऑफ ऑल द एक्स डायरेक्टेड फोर्सेस जीरो के इक्वल करते हैं यानी समेशन एफ एक्स इक्वल जीरो, तो कोलम्बिक फोर्स जो है वो पॉजिटिव एक्स एक्सिस की तरफ है और जो टी साइन थीटा है वो हमारे पास नेगेटिव एक्स एक्सिस की तरफ है। तो ये हमारे पास बन जाता है एफ इक्वल्स टी साइन थीटा। सिमिलरली जब आप वाई डायरेक्टेड फोर्सेस को करेंगे तो ये हमारे पास बनेगी, वाई में हमारे पास टी को साइन थीटा जो है ये हमारे पास पॉजिटिव वाई एक्सिस की तरफ है और वेट जो है एम जी ये हमारे पास नेगेटिव एक्स एक्सिस की तरफ है और ये ज़ीरो के इक्वल है बिकॉज इक्विलिब्रियम में है। तो यहाँ पे भी हमारे पास एक ज़ीरो आएगा। तो अब यहाँ से हमारे पास आ जाएगा एम जी इक्वल्स टी कोसाइन थीटा। ओके, तो आप इन दोनों इक्वेशंस को डिवाइड कर दें तो हमारे पास जो f डिवाइडेड बाई एम जी है ये इक्वल आ जाएगा टी साइन थीटा डिवाइडेड बाई टी कोसाइन थीटा। टी कैंसल आउट हो जाएगा और साइन थीटा डिवाइड बाई कोसाइन थीटा हमारे पास टेन थीटा होता है। अब ये क्वेश्चन के अंदर बताया गया है कि एंगल जो है वो बहुत स्मॉल है, तो यहाँ पे आप स्मॉल एंगल अप्रॉक्सीमेशन यूज़ कर सकते हैं और स्मॉल एंगल अप्रॉक्सीमेशन में जो टेन थीटा है वो हमारे पास साइन थीटा के इक्वल होता है। जब तक आपका एंगल थीटा जो है वो 20 डिग्री से कम कम होता है तो उस केस में आप टेन थीटा ले या साइन थीटा ले उनकी वैल्यूज सेम आती हैं। और साइन थीटा की वैल्यू आप इस जो ये वाली जो ट्राई एंगल है ना इधर से कैलकुलेट कर सकते हैं। तो बेस जो है ये x/2 बन जाएगी इस ट्राई एंगल की और हाइपोटेन्यूज जो है वो l है। तो हमारे पास जो साइन थीटा है ये हमारे पास बन जाएगा x डिवाइडेड बाई 2l क्योंकि बेस जो है वो x/2 है। तो बेस डिवाइड बाई हाइपोटेन्यूज जो l है x/2l बन जाएगा एंड दैट्स इट। हमने सॉल्व कर लिया इस प्रॉब्लम को। x के लिए हमने इसको सॉल्व करना था तो ये हमारे पास बन जाएगा 2lf डिवाइड बाई एम जी। और ये अब मैं अगर f की वैल्यू पुट करूं तो ये बन जाएगा 2l और x जो है वो होना चाहिए कूलम्स कांस्टेंट और दोनों चार्जेस का प्रोडक्ट जो q स्क्वायर है और ये डिवाइडेड बाई एक्स स्क्वायर बनेगा जो उनके दरमियान डिस्टेंस है। साथ में एम जी हमारे पास मल्टीप्लाई होगा और यहाँ से आप अगर क्रॉस मल्टीप्लाई करते हैं तो एक्स क्यूब हमारे पास बनता है 2l के क्यू स्क्वायर डिवाइडेड बाई mg एंड दिस इज एग्जैक्टली द आंसर दैट यू आर रिक्वायर्ड। आपने x कैलकुलेट करना था तो आप दोनों साइड्स का आप क्या कर लें, 1 डिवाइड दोनों साइड्स की पावर 1/3 ले लें तो x की वैल्यू जो है हमारे पास यही आ जाएगी जो इस इक्वेशन में हमने जो हमें प्रूव करने को कहा गया था। सो इट्स अ सिंपल प्रॉब्लम। उन्होंने प्रॉब्लम में इसलिए रखा हुआ है बिकॉज यू आर नॉट यूजिंग and you are not only using the concepts you have learned in this chapter but you are also using something from what you have learned previously. okay, और मैं आपसे हमेशा कहता हूँ कि जो बुक वाले हैं वो ये अज्यूम करते हैं कि जो चीज़ आपने पहले पढ़ ली है वो आपको आती है और आपको आनी भी चाहिए। एंड यू शुड ऑलवेज बी रेडी कि अगर आपके पास प्रॉब्लम में कुछ इन्फॉर्मेशन आपको लगता है मिसिंग है तो इसका मतलब है कि आप वो इन्फॉर्मेशन अगर पास्ट में पढ़ चुके हैं, पहले उस बुक में पढ़ चुके हैं, तो यू शुड बी एबल टू यूज़ इट। एंड हमारा चैप्टर जो है यहाँ पे ख़त्म हो एंड होपफुली आई विल सी यू सून विद द नेक्स्ट लेक्चर एंड दैट लेक्चर विल इंट्रोड्यूस अस टू द कॉन्सेप्ट ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड। तब तक के लिए बाय बाय।